नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां आए दिन अलग अलग थाना क्षेत्र से भूमाफियाओं के किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से दो मामले आपको बता रहे हैं, जहां पहला मामला चक्री थाना क्षेत्र से है तो वहीं दूसरा सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र से। दो अलग अलग थाना क्षेत्र से मामले हैं, लेकिन आपको बता दें भूमाफियाओं के कहर से युवक लगातार पुलिस प्रशासन की चौखट की ठोकरें भी खा रहे हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई युवकों की नहीं हो रही है। पीड़ित दिलीप भास्कर कानपुर डीएम कार्यालय पहुंचकर उनका यह कहना है कि थाना सेन पश्चिम तारा क्षेत्र में ग्राम परसौली तुलसियापुर में उनकी जमीन है, जहां अंकित सिंह, प्रशांत कुमार, संतोष कुमार ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से इंटरलॉकिंग, सीमेंट और टाइल्स बनाने का कारखाना बना रखा है। प्लांट खाली नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस से शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी खबर कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से है, जहां एक भूमाफिया ने कई जमीनों पर कब्जा कर लिया है। दो मुकदमे दर्ज होने के बाद भी चकेरी थाना क्षेत्र की पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इस मामले में पीड़ित शेखर गुप्ता ने बताया कि ओम प्रकाश गुप्ता उसका बेटा है। कई भूमाफिया दिल्ली सुजानपुर में उनकी 7 बीघा जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। केडीए की सरकारी जमीनों पर भी कब्जा है, लेकिन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में कानपुर डीएम और पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, दोनों थाना क्षेत्रों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से भूमाफियाओं का आतंक, भूमाफियाओं का कब्जा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अभी तक जो पीड़ित हैं उनकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। केडीए में शिकायत ये की है, दो बाप बेटे की वो माफिया की जोड़ी है, ओम प्रकाश यादव और उसका बेटा कृष्णा यादव। ये दोनों लोग सरकारी जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे वो केडीए की हो या फिर वो अपनी ग्राम समाज की हो, सारी ज़मीनों पे, बहुत सी ज़मीनों पर करीब 30 करोड़ की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसको बेचते हैं। एक 6 बीघे ज़मीन इन्होंने कृष्णा नगर में कब्जा कर रखी है, उसमें टावर लगा के किराया खा रहे हैं। एक 1200 गज ज़मीन कब्जा कर रखी है, एक 2000 गज ज़मीन कब्जा कर रखी है। जो वहाँ पे मूल किसान या जो जाते हैं वो कब्जा करने, अपनी ज़मीन लेने, उनके ऊपर मारपीट करके झगड़ा करते हैं। इनके घर की औरतें निकल आती हैं और ये लोग उनके ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं। तो अभी केडीए सचिव जी को उनकी सारी जितनी इन्होंने सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं उसकी सारी डिटेल और शिकायत पत्र उनको दे के आ रहा है। ग्राम परसौली तुलसियापुर में स्थित है प्राइवेट प्लाट नंबर 5, 6, 7, 8। उस पर एक भूमाफिया ने अवैध रूप से इंटरलॉकिंग, सीमेंट का टाइल्स बनाने का कारखाना खोल रखा है तथा एक आरओ प्लांट भी खोल रखा है। और वो जो प्लांट है वो भी अवैध रूप है, ना ही उसका जीएसटी में कोई पंजीकृत है और वो खुलेआम धड़ल्ले से उसकी बिक्री कर रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से मैं यहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र दिया, मैंने गुहार लगाई है कि मेरी ज़मीन को इन अवैध भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए तथा मेरे और मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। कौन लोग हैं, कितना भूमाफियाओं का नाम है अंकित सिंह गौतम, प्रशांत कुमार गौतम, संतोष कुमार गौतम, सुधीर कुमार। 7 बीघा करीबी ओम प्रकाश और उसका बेटा और कई एक अन्य भूमाफिया हैं वहाँ कब्जा कर चुके हैं। इनकी ज़मीन वहाँ थी नहीं, जितनी थी इनके पिताजी बेच चुके हैं, फिर भी ये वो खतौनी लेकर घूमते हैं और इधर उधर सरकारी ज़मीनें कब्जा कर चुके हैं। हमारी ज़मीन पे लगभग 5-6 प्लाट होल्डर थे, उन्होंने कमरा भी बना रखा था, बाउंड्री गेट था, सब कुछ उनका। इसने दिन में 5-6 घंटे के अंदर जेसीबी लगा के सबके प्लाट गिरा दिए। इसके खिलाफ एफआईआर भी हुई, ना ये गिरफ्तार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके खिलाफ 2-2 एफआईआर भी हो चुकी हैं। हमारी पत्नी भी वहीं श्यामनगर में स्कूल में पढ़ाती है, हम सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं उसको, तो इसके लड़के पीछे लगे रहते हैं हमारे, बार बार धमकी देते हैं हमको, मेरे घर तक पीछे करते हैं। पुलिस कंप्लेन की लेकिन पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही। इसके खिलाफ 2-2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। क्यों सहायता नहीं करेगी? अब पता नहीं क्या है, अधिकारियों से वो हमारे खिलाफ अलग हमको बदनाम कर रहा है कि हम ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि ज़मीन हमारी है, साफ़ सुथरी, हम संक्रमण भूमिधर हैं।
तो ये पीड़ितों की बातें आप सुन रहे थे, जहां उनका ये कहना है कि किस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। लगातार उसको लेकर वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार जुड़ गए हैं और इसी के साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगी, पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, दो अलग अलग मामले हैं, दो अलग अलग थाना क्षेत्र है, लेकिन कहानी वही है। भूमाफियाओं ने कब्जा किया, शिकायत लेकर थाना अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन थाना अधिकारी ना तो इस पर सुनवाई करने को तैयार है, ना कार्रवाई करने को तैयार है। सुनील। रिस्का जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सख्त नजर आती है, मगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की भूमाफियाओं का इस समय छाया हुआ है। हम आपको बता दें, अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम दिखाते भी आए, रोज कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते हैं कि जिस तरीके से कानपुर में भूमाफियाओं का आतंक है। एक मामला तो है जो चकेरी थाना क्षेत्र का है, उसी से लगा हुआ जो दूसरा सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र है, वहां का है, जहां पर भूमाफियाओं ने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके बाद में अवैध तरीके पर निर्माण भी करवा लिया। उसके बाद में जो वहां की पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस है, चाहे सेन पश्चिम पारा पुलिस की बात करें या चकेरी थाने की पुलिस की बात करें, वो केवल लेन देन करके उसके बाद में जो वहां अपराधी घूम रहे हैं, मगर जो भी अपराधियों के ऊपर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अब पीड़ित का है, पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, चाहे डीएम कार्यालय की बात करें या कानपुर कमिश्नर कार्यालय की बात करें, तमाम तरीके से वो अपने प्रार्थना पत्र, और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी उसने लिखित शिकायत किया है, मगर कानपुर पुलिस है, जो कानपुर राजस्व विभाग के अधिकारी है, शायद तो उनके कानों में जी नहीं देंग रहा, और पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो भी वहां पे अपराधी हैं, अपराधियों के ऊपर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका ठीक है, यहाँ पर सुनील, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कार्रवाई तो देखिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। भूमाफियाओं को लेकर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार हम भूमाफियाओं का आतंक जो है वो बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक होता हुआ अब नजर आ रहा है। हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं, पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी, उनसे जानना चाहेंगे हम। मिलिंद भास्कर, मिलिंद, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? किस जमीन पर कब्जा किया गया है, किन लोगों ने वो कब्जा किया है, और जब आप शिकायत लेकर पहुंचे तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? मैम, मेरी पैतृक जमीन है तहसील कानपुर सदर में और जिला कानपुर नगर लगता है, ग्राम परसौली में। वहाँ पे मेरे प्राइवेट प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 5, 6, 7, 8। कुछ अराजक तत्व जिनको पुलिस ने भी अराजक तत्व मान लिया है, मैंने उनके खिलाफ दिनांक 5 मई 2023 को थाना बिदनू कानपुर नगर में FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज होने के 7 महीने बाद चार्जशीट भी थाना बिदनू कानपुर नगर ने लगा दी है। चार्जशीट लगाने के बाद भी थाना बिदनू कानपुर नगर ने अभियुक्त अंकित सिंह गौतम, प्रशांत कुमार गौतम, सुनीता गौतम, संतोष कुमार गौतम और सुधीर कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। FIR जिन धाराओं में दर्ज हुई है वो धाराएं हैं 420, 467, 468 और 471 जैसी गंभीर धाराओं में भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी है अभियुक्तों की। ठीक है मिलिंद, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धाराएं आपने बताई हैं कि इन धाराओं के अंतर्गत भी अगर यहाँ पर देखिए कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ा सवाल अब ज्ञानेश जी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। 2 मामले हमने यहाँ पर बताए, दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की वही सेम कहानी है। देखिए, पिछली बार भी हमने कई बार इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हम उठाते हैं और लगातार भूमाफियाओं को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की हम हर मुद्दे पर एक ही कार्रवाई देखते हैं कि या तो वो सुनवाई नहीं होती है, वहां पर पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और नतीजा ये निकलता है कि अंत में वो जो फाइलें हैं वो बंद हो जाती हैं। रिस्का जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको बता दूं कि मैं तो यही लखनऊ रहता हूँ। लखनऊ में चाहे लोक भवन हो, चाहे विधानसभा हो, नेक्स्ट हो, जो बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं उत्तर प्रदेश को चलाते हैं, वो लगातार इन जिले के अधिकारियों को कहीं न कहीं आदेश भी दिया करते हैं। बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परसों ही अपने ने कहा था कि लगातार जो है, चाहे वो SDM हो और चाहे SP हो, अपना COG फोन नंबर ऑन रखे और पीड़ित की सुनवाई करें, और अगर कोई फोन आता है, अगर नहीं उठ पाते तो कॉल बैक करें। लेकिन बता दूं कि उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि अगर आप COG पे फोन करिए तो उनका फोन नहीं उठता है, और कोई अदर पर्सन उनका PRO फोन उठाएगा और कहेगा साहब मीटिंग में। इतनी मीटिंग होती है, सिर्फ मीटिंग मीटिंग मीटिंग। उत्तर प्रदेश में मीटिंग, चाहे वो DM हो चाहे SP हो, इतनी मीटिंग तो
योगी आदित्यनाथ नहीं करती जितनी एसपी ओडीएम करता है। हम्म। और काम जीरो जब उनके आवाज पे कोई पीड़ित पहुंचता है तब वो मिलते नहीं है। आप सोचिए, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, तस्वीर चक्कर लगाना पड़ता है। और जब तक मामला राजधानी लखनऊ में जब सीएम आवास पे या लोक भवन के सामने या विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पर पहुंचता है, तब जिले के जो अधिकारी उनकी आंखें खुलती हैं और तब जाके वो आनंद फानंद में कैसे खाना पूर्ति करके तब जाके कहीं निस्तारण होता है। तो ऋषिका जी, बड़ा प्रश्न ये है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने जिले से जब थक हार के राजधानी लखनऊ का रुख करता है और जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला नहीं जाता है, ये अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। बता दूं, भ्रष्टाचार में इस तरीके से संलिप्त हैं कि आए दिन बताइए, बाबू नहीं, अब तो बाबू छोड़ दिए, अधिकारी भी संलिप्त है जो 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं और उसके बाद में आए दिन जो है वो एंटी करप्शन की टीम उनको गिरफ्तार करती है और जेल भेजने का काम करती है। तो सोचिए, लगातार योगी सरकार जबकि आदेश करती है, लेकिन ये जो अधिकारी है वो मनमाना रवैया अपनाते हैं। अब सोचिए, जो पीड़ित होता है उसकी सुनवाई नहीं करते और जो कब्जेदार होता है, जो दबंग भूमाफिया होता है, वो किसी तरीके को जमीन को कब्जाने में यानी लग कहीं जाता ना है। कहीं यहाँ पर हम भूमाफिया और अधिकारियों के सांठगांठ ज्ञानेश जी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें, हम आसपास के, जैसे हम कानपुर शहर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए कई क्षेत्रों में क्या, जहां जहां से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर अभी तक हमने देखा है कि अधिकारियों की माफियाओं के साथ सांठगांठ साफ तौर पर देखने को मिलती है। कोई दो राय नहीं इसमें ऋषिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा, सही काम के लिए आपको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और जो गलत काम करवाना होता है वो मोटा रुपया देकर उस काम को करवा लिया जाता है। अब ये है कि जब जब कोई चीज, अब सोचिए आप, एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं बता दूं किसी जिले का था, जो सेक्रेटरी साहिबा जो पैसा लेती हैं और उसके बाद में उनके ऊपर एफआईआर होती है और अब जाकर उनकी जांच शुरू हुई है। तो ये जो अधिकारी है ना, सीधा काम टालते हैं। वो जब आप पीड़ित कोई शिकायत करता जाता है तो उनको टाल मटोल करते हैं, पहली बात तो सुनते नहीं है और बड़ी मुश्किल सुनने के बाद में उसके बाद में उसमें अमल नहीं करते हैं और क्योंकि पैसे गिरा लेते हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति आता है जो गलत होता है, वो पूरी रकम देता है और उसका काम हो जाता है। जबकि मैं बता दूं, इस कार्रवाई में अगर ये प्रशासन, लेखपाल या तहसीलदार चाहे तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसका, क्योंकि कागज सब बोलते हैं। जो लिखा पढ़ी होता है, अगर वो सर्च कर लें अपने खतौनी में, कागजों में, डीएम साहब या लेखपाल साहब, तो उनको पता चल जाएगा कि ये वाकई में जो भूमि है वो किस व्यक्ति की है और उसको इतना चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है, जिले के अधिकारी हैं वो मनमानी रवैया अपनाते हैं। जितने भी अधिकारी मैं बात करूंगा, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो राजस्व विभाग के अधिकारी हो, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जब तक इन लोगों में कड़ी सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो इस पे बड़ा प्रश्न ये है कि तय समय के अंदर इनको भी एक तय समय सीमा तय कर दी जाए कि इस समय के अंदर आपको रिपोर्ट लगानी है और उसके बाद में आपको कार्रवाई करनी है, क्योंकि कई साल बीत जाते हैं। ठीक है, और गलत चीज को जी ठीक है। यहाँ पर ज्ञानेश जी, जिस तरह से आपने बताया, अब देखिए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन सर अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आम जनता अब न्याय की गुहार लेकर किसके पास जाएगी? मुख्यमंत्री के पास सीधे जनता पहुंच नहीं सकती, उसके लिए उन्होंने जो सीएम पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन जो बनाई हुई है उस पर शिकायत करनी होगी। और जैसे हम पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऐसे वेबसाइट्स पर या सीएम जो हेल्पलाइन है वहां पर अगर शिकायत की जाती है तो उसी विभाग को वो जांच सौंप दी जाती है जहां से लापरवाही बरती जा रही है और ऐसे में उन समस्याओं का निस्तारण जो है वो हो नहीं पा रहा है। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं अभिषेक जी? किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं या फिर जो भ्रष्ट अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उनको किस तरह से देख रहे हैं सर? उनके सांठगांठ के चलते आम जनता लगातार दर दर की ठोकरें खा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, आपको मैं बताता चलूं कि ये जो 2 केस आए हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कानपुर के अधिकतर थानों में भू माफियाओं से रिलेटेड कई केस मिलेंगे। जो केस केवल कोर्ट में चल रहे हैं और पूरी सांठगांठ के चलते भू माफिया अपना वर्चस्व बनाने में समर्थ हैं। वो हम कब्जा कर रहे हैं और जो बेचारा पीड़ित है वो केवल अधिकारियों के कोर्ट के चक्कर लगाता नजर आता है। ये भी कह सकते हैं कि जब सैया भाई कोतवाल का
चलते अभिषेक जी, ये आपकी कब्जे किए आवाज जाते ठीक से हैं। नहीं मिल पा रही है। पीड़ित उन पुलिस कर्मियों के साथ थाने में जाता है। ठीक है अभिषेक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन उसके पहले सुनील, ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए 2 थाना क्षेत्रों की हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं, और जैसे कि अभिषेक जी को जितना भी हम सुन पाए, उनका ये कहना है कि कानपुर के अधिकतर थाने ऐसे हैं जहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन वहां के जो थाना अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, वो इस पर कार्रवाई नहीं करते, इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेते, और फिर जो पीड़ित हैं वो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के दावे करती है और अब इतने अधिकारियों को शासनादेश भी जारी करती है, और उसको लेकर अधिकारी है केवल कागजों पे एक्टिव दिखते हैं। मगर बात करें वहां पर, चाहे भूमाफिया हो या और कोई माफिया हो, इस तरीके के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। और बात करें अगर क्षेत्रीय पुलिस विभाग के जो भी थाना क्षेत्र का मामला होता है, वहां के जो भूमाफिया, किसी न किसी, चाहे नेतागिरी की बात या किसी अधिकारी की बात करें, भाई खाकी या सफेद कोट, किसी न किसी में संलिप्त रहते हैं, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है। इसलिए वहां पर जिस तरीके से कार्यशैली पे सवाल कानपुर की पुलिस से उठ रहे हैं कि इस तरीके से, चाहे कानपुर के चकेरी थाना का मामला हो या कानपुर के सेन पश्चिम थाना क्षेत्र, क्योंकि पीड़ित दर दर भटक रहा, और इसके पहले कई बार थाना क्षेत्र में गया हुआ है, थाने के जो इंस्पेक्टर है उनसे बात हुई, और सेन पश्चिम पारा में वहां पे मुकदमा भी दर्ज हो गया, मगर जो अपराधी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, इसका अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के दावे करती है और अपने अधिकारियों पे लगाम लगाने की बात करती है और उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करती है, मगर उनके जो अधिकारी हैं शायद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आए दिन कोई ना कोई सिम खड़ा होता है। और चित्तौड़ के जो पुलिस कमिश्नर है अखिल कुमार, ये भी एक्टिव रहते हैं और अपने पुलिस विभाग में तमाम तरीके। ठीक है सुनील, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो केस दर्ज है भूमाफियाओं के ऊपर, वो केस दर्ज तो है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो देखिए लंबित रह जाती है। कोर्ट में जब पीड़ित पहुंचता है तो वो कोर्ट में अगर केस चलता है तो वो और ज्यादा लंबित प्रक्रिया हो जाती है, इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन ज्ञानेश जी, अब यहाँ पर देखिए जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन तो सीधे तौर पर यहाँ पर जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। सरकार सीधे तौर पर यहाँ पर जिम्मेदार भी इसलिए है क्योंकि देखिए सरकार लगातार नारे और दावे करती नजर आ रही है, नारे देती नजर आ रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निचले स्तर पर हम देखते हैं जितना ऊपर मंचों से ये नारे दिए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को हम हटा रहे हैं, उतना ही हम निचले स्तर पर देखते हैं भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऋषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको बता दूं कि देखिए जितना व्यस्त ये जिले के डीएम और एसपी रहते उतना योगी आदित्यनाथ नहीं रहते। वो 7 दिन में जो है अपने आवास पर पीड़ितों से मिलते हैं और सीधे प्रार्थना पत्र लेते हैं। तो आप सोचिए, जब एक उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो जनता से रूबरू होता है, लेकिन आप अगर इनसे मिलना चाहेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा आपका कि ये अगर आपके सामने मिल जाए। सौभाग्य आपको मिल जाएगा कि आप इनके सामने करो और ये आपकी बात को सुन ले। जबकि कागजों में मैंने क्या कहा, अगर कोई डीएम से मिलता है और डीएम कागज को देख के सीधा लेखपाल को जाके आदेश कर दे तो मुश्किल से 4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि कहीं न कहीं उनकी मिली भगत होती है, लेखपाल ही जो शुरुआत होती है, प्रथम सीढ़ी लेखपाल की होती है और पीड़ित की ना सुनकर वो उन लोगों से मिल जाता है जो उनको पैसे का लालच देते हैं और पैसा ले लेता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता है। सीधा सा सवाल है इसमें, जो आए दिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन और ऐसे लोगों को पकड़ने का काम कर रही। तो सीएम योगी लगातार देखिए अपने अधिकारियों को भी कहते हैं और अपने वहाँ जनता से दरबार भी लगाते हैं, लेकिन ये इन अधिकारियों को भी आना चाहिए कि जनता से उनको ये भी महीने में एक रिजल्ट आना चाहिए कि आपने कितने लोगों का निस्तारण कराया, कितने लोग सालों से परेशान थे, उनका भी आकलन करने की जरूरत है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि जिले में आकलन ऐसा होना चाहिए कि कितने दिनों से एप्लीकेशन पेंडिंग थी और इस महीने डीएम और एसपी ने कितने लोगों को निजात दिलाया, तो तभी जाकर इस सिस्टम ठीक हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल यही तो खड़े होते हैं ना ज्ञानेश जी, क्योंकि देखिए
सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, वो योजनाएं भी निकाल रही है, लगातार इसको लेकर सख्त कानून भी बना रही है और उस पर कहीं ना कहीं जो मामले, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि जो मामले मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जरूरत देखिए इसको इंस्पेक्ट करने की भी है। अगर कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनाई जा रही है या फिर जो कार्य निचले स्तर के अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं, जो विभाग को सौंपे जा रहे हैं, उसकी निगरानी होना भी बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी की जरूरत है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र आया तो वो भाई 4 दिन 5 दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए। सही है तो ठीक है, गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि उसको ठंडे बस्ती में डाल देते हैं, और एक पीड़ित कितने चक्कर लगाएगा इसका। ये गांव का आदमी एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। पहली बात तो जो जिले के अफसर वो मिलते नहीं है। एक लेखपाल को ढूंढने के लिए अगर आप केबिन में जाइए, अगर वो छुट्टी पर है, लोगों को बता देंगे वो तो सारा फील्ड पे है। दूसरा, चेयर खाली मिलेगी, और उस जो 6 घंटे की नौकरी होती है उस पर वो पान खाने भी बाहर जाएंगे, चाय पीने भी सीट खाली रहती है, उनसे मिलना मुश्किल हो पाता है। ये जिले में स्थिति है, मैं बता दूं। और उसके बाद डीएम एसपी तो खैर ही रहते हैं। तो ये जो सिस्टम योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है उनको बिल्कुल सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उनको तो लगता है कि ये भाई है इसलिए हमारे पास आएंगे, हम उनको समझा देंगे और फिर आगे हम देख लेंगे। तो बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनको चिन्हित कर अगर जिले में 2-4 पर कार्रवाई हो जाए तो पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। राजस्व में आपने नहीं सुना होगा आज तक कि कोई जिलाधिकारी किसी राजस्व को जल्दी से सस्पेंड कर दे या किसी कानून पर कार्रवाई हो, तो सब पूरा सिस्टम मिलके चलता है। क्योंकि लेखपाल है, कानून गो है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, सब सिस्टम मिलके चलता है। इस वजह से अगर इन लोगों पर भी कार्रवाई हो जाए दोषी पाए जाते हैं। अब जिसका जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, सपोज करिए कोई पीड़ित आता है और वो लेखपाल के पास जाता है, लेखपाल मिल जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होने देता, लेकिन दूसरी जांच होती है उसमें ये साबित हो जाता है लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाई थी, जिसकी वजह से उसको न्याय नहीं मिल पाया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये 2 क्षेत्रों की जो घटनाएं सामने आई हैं भूमाफियाओं को लेकर, अब वर्तमान में स्थिति हम क्या देख पा रहे हैं, इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी है ज्ञानेश्वरी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से रवैया पीड़ितों के साथ किया गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद भी कार्रवाई तो दूर की बात है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो बड़े सवाल ये प्रशासनिक अधिकारियों पर खड़े कर रहा है, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की खड़े कर रहा है। अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, शायद कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पर अब ये मामले बेहद गंभीर हैं। सुनील, वर्तमान में स्थिति आपको क्या लग रही है? क्या इन दोनों मामलों पर कार्रवाई हो पाएगी भविष्य में, या फिर इसी तरह से प्रशासन की तरफ से इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया जाएगा? इसका आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर, ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाने की बात कर रही है, मगर जो भी उनके जिले के जो आला अधिकारी हैं शायद उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कानपुर की बात करें तो जिस तरीके से मामले आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र से निकल के आता हो, चाहे भूमाफिया का मामला है या खनन माफिया का मामला है, या तमाम सारे माफिया ऐसे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, मगर जो उनकी पुलिस है शायद उन पर कार्रवाई करने से डरती नजर आ रही। उसके पीछे का जो मामला है आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर जो भी माफिया है, जो भी इस तरीके का अनैतिक काम करता है, उसके पीछे किसी राजनेता का या किसी अधिकारी का पीछे हस्तक्षेप होता है। और जब तक ऐसे अधिकारियों के या किसी राजनेता के या किसी सत्ता के संरक्षण में नहीं होता है, तब तक इस तरीके के गलत काम नहीं कर सकता है। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, मगर उन पे पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं करती है कि उनपे किसी न किसी, या तो किसी अधिकारी का दबाव होगा या तो किसी राजनेता का दबाव होगा। तो ऐसे में इसका सवाल ये उठता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार दावे तो करती है, मगर पुलिस और जो जिला अधिकारी है उन पे कार्रवाई इसलिए नहीं करते, उनके पीछे किसी न किसी सत्ता के सिस्टम में संलिप्त होते हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाते। कार्रवाई सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि किसी न किसी बड़े नेता का, राजनेता का या किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण ऐसे अधिकारियों को मिलता रहता है, और उसी वजह से पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। देखना होगा कि ये जो 2 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र से कानपुर से सामने आ रहे हैं, इन पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से ये जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार, अब बेहद शर्मनाक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए होता जा रहा है। पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको कानपुर शहर से दिखा रहे थे, 2 अलग अलग थाना क्षेत्र की ये घटनाएं। भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा किया, एक थाना क्षेत्र में तो केडीए की सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की कहानी वही है कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई इस पर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि भविष्य में इन दोनों ही मामलों पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से
हो पाती है, और अगर नहीं होती है तो ये बड़ी जांच का विषय है और इस पर ठोस कदम उठाना सरकार को बेहद जरूरी होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।